न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ कनेक्शन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या कनेक्शन होता है? ओके, सो ऑल्दो इस पे भी काफ़ी स्टडीज चल रही हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ से हमें जितना हमने रिलेट किया है उतना अभी तक ये समझ में आया है कि पास्ट लाइफ में क्या होता है कि जब आपकी डेथ हो रही है, जब आप अपने डेथ बेड पे हो, उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वो जो लास्ट चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह गई हैं, जो आपको गिल्ट रह गया है, शेम रह गया है या कोई डिजायर रह गया है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी अगली जिंदगी को चूज करने में। इवन जब आपकी डेथ होती है, आपकी एक पूरी जर्नी होती है, आप ऊपर जाते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ बैठते हो, पूरा डिस्कशन होता है, आप अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करके आपको दिखाई जाती है कि ये आपकी लाइफ रही थी, इसमें आपको क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, आपको वापस जाना है, नहीं जाना है, आपको भूत वाली लाइफ में जाना है, नहीं जाना है, पूरा एक कॉन्वर्सेशन किया जाता है। और लास्ट के जो आपके 7 मिनट होते हैं लाइफ के, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि आप अपनी अगली जिंदगी क्या चुनोगे। अब वहां पे सोल अपने आप डिसाइड करती है कि उसे अपनी अगली जिंदगी में क्या 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 चाहिए। उसी के बेसिस पे वो अपने नंबर्स डिसाइड करती है कि मुझे ऐसी ऐसी जिंदगी जीनी है, मुझे हार्डशिप्स चाहिए तो मैं 8 नंबर में जाऊंगी या 17 में जाऊंगी। हार्डशिप्स के साथ साथ मुझे अकेले ही रहना है तो मैं 17 में जाऊंगी। हार्डशिप्स के साथ मुझे एंड में थोड़ा सा बढ़िया जिंदगी चाहिए तो मैं 26 पे जाऊंगी, 26 की डेट चुनूंगी। सो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी अंदर तोड़ के बहुत सारे अलग अलग नंबर्स बनते हैं जो सोल अपने साथ कैरी करके आया है पास्ट लाइफ से। तो अगर आप किसी का न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो, इवन न्यूमरोलॉजी को टैरो से भी रिलेट करके बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो, तो आप उसका पास्ट का सारा कच्चा चिट्ठा समझ सकते हो कि ये पास्ट से क्या लेके आया है, क्यों लेके आया है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो पास्ट लाइफ के कार्मिक डेब्ट्स हम इसे कह सकते हैं, वो हमारी बर्थ नंबर मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, राइट? करेक्ट। ये एक बार कार्मिक जो डेब्ट्स होते हैं, ये एक बार आप बताओ कि ये होता क्या है, या फिर ये कौन से नंबर्स होते हैं इन लोगों के? कार्मिक डेट्स टेक्निकली तो सबके ही होते हैं, कोई भी फ्री नहीं है, बट कुछ नंबर्स हैं जो बहुत हार्डशिप्स लेके आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 नंबर। 13 नंबर जो है वो अपने साथ बहुत एक इंडिविजुअलिटी लेके चलता है। उसको लाइफ में बहुत लेट जाके समझ में आता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था या क्या उसको सीखना था। 14 नंबर के साथ इल्यूजन्स बहुत होते हैं। अगेन 1 and 4 का कॉम्बिनेशन उसका बनता है कि उसको अकेले रहना है, अपनी सुननी है, वो किसी से दबेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं। ऑल्दो 14 इज अ नंबर, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5, तो इवेंचुअली उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है बाहर से, जब वो लोगों से बात करता है, बाहर लोगों से बहुत ज्यादा मीटअप्स करता है, ट्रैवल करता है, उसका क्रिएटिविटी एक्टिव रहता है। लेकिन इंटरनली 14 उसको बहुत परेशान करता है इन टर्म्स ऑफ इल्यूजन। वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाता। 14 तारीख को पैदा होने वाला इंसान लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं, सब उसको धोखा दे देंगे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसको बहुत बिट्रेयल्स मिले होते हैं या फिर उसने बिट्रेयल्स किए होते हैं। तो वो ये एनर्जी कैरी कर रहा है कि मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगा। 16 वाला भी काफी हद तक इन चीजों से गुजरता है। 16 वाला मेनली रिलेशनशिप इश्यूज से गुजरता है। एक्सट्रीम रिलेशनशिप इश्यूज 16 वाला देखता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी 16 वाला देखता है। सबसे ज्यादा अब्यूज 16 वाला देखता है। हद से ज्यादा जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में आज तक देखा है। 19 वाले के साथ भी होता है। 19 वाले के साथ ना धोखा बहुत होता है, क्योंकि उसने भी अपने पास्ट लाइफ में लोगों को बहुत धोखा दिया है। ऊपर वाले को बहुत ज्यादा कर्स किया होता है, गॉड को बहुत ज्यादा कर्स किया होता है, या बिलीव नहीं किया होता है, या ऊपर वाले के बारे में उल्टा सीधा कहा होता है। तो इस जिंदगी में उसको ऐसी जिंदगी मिलती है कि उसको सिवाय भक्ति करने के कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर 19 तारीख वाले इंसान की लाइफ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो सिर्फ भक्ति है जो उसे बचा सकती है। दुनिया की कोई रेमेडी उसे नहीं बचा सकती। और उसको जिंदगी में एक इंसान ऐसा धोखा देगा जो वो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उसने वो धोखा अपने पास्ट लाइफ में उसको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजें हमें रिप्रेजेंट करता हो? लाइक अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करूं, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जो पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर 3 हुआ, नंबर 7 हुआ, 5 हुआ, 11 हुआ। ये मेनली पास्ट लाइफ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी कर रहे हैं आज भी।
और इनको बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक इंक्लाइनेशन होने लगता है, बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कैरी करते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये बता सकती है कि अगर हम अब हमारा जन्म, अब इस जन्म की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हमें कौन कौन से कार्मिक लेसन सीखने हैं? क्या ये हमें न्यूमरोलॉजी के जरिए पता चल सकता है? हाँ, न्यूमरोलॉजी में एक कैलकुलेशन होता है आपके कार्मिक डेट्स का। एक नंबर होता है जो आप कहीं से भी कितना भी कैलकुलेट कर लो, वो आपके न्यूमरोलॉजी में कहीं नहीं आएगा। ना आपके फोन नंबर में, ना आपके नेम नंबर में, ना आपके डीओबी में। एक नंबर होगा और वो सबका होता है। कोई होगा, मिलेगा शायद ही आपको जिसके पास सारे नंबर्स हो, बट एक नंबर सबका मिसिंग होता है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्मिक डेट होता है। जैसे अगर किसी का 6 नंबर है, ही 6 नंबर उसका आता ही नहीं है, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, ऐसा इंसान रिलेशनशिप्स के लिए तरस जाएगा, पर उसको रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। और बहुत मिलेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा जैसा उसको चाहिए। किसी का 2 आता है, वो फैमिली के लिए तरस जाएगा। किसी का 1 नहीं आता है गलती से भी, वो फादर के लिए तरस जाएगा। कि उसके पास उसको कभी भी वो फादरली प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पाएगा, वो तरस जाएगा एंड तक। तो ऐसे हर नंबर का एक कार्मिक डेट चलता है। अच्छा, जो रिपीटेड लाइफ पैटर्न्स होते हैं, लाइक बहुत बार लोगों को फेलियर्स बार बार किसी भी चीज में मिल रही है, या रिलेशनशिप की मैं बात करूं, तो ये क्या जो हमारी पास्ट लाइफ के कर्मा है, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? अगर किसी का रिलेशनशिप में बार बार फेलियर हो रहा है, इसका मतलब वो पास्ट लाइफ में उसका अनरिक्वेस्टेड लव रहा है। अनरिक्वेस्टेड लव, या तो उसने किसी से बहुत प्यार किया है, उसको वापस नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसकी सोल डर गई है और उसको लगता है कि मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। ठीक है, तो वो इस जिंदगी में भी ऐसे ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करता है जो इनकम्प्लीट ही रहेंगे। ओके, जो जैसे किसी और रिलीजन में प्यार करना, किसी और कास्ट में प्यार करना, कि उसको पता है कि ये पूरा हो ही नहीं सकता, वो जानबूझ के ऐसे लोगों, सबकॉन्शियसली ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा। या फिर पास्ट लाइफ में उसने किसी से प्यार किया था, बट किसी भी सोसाइटल प्रेशर की वजह से, डेथ होने की वजह से, वॉर होने की वजह से, या सोसाइटी ने नहीं माना, किसी भी रीजन की वजह से उसका वो प्यार वहां पे अधूरा रह गया, तब भी सोल ये मेमोरी कैरी करती है कि मेरा प्यार तो हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती है अगेन, जहाँ वो अधूरे ही रहेंगे। ओके, तो मैरिड लोगों से प्यार हो जाना, हमेशा मैरिड लोगों की तरफ अट्रैक्शन रहना, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में सोल को पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, रीजन ढूंढा जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसको नर्चर करके, हील करके वापस लाया जाता है कि जो हो गया वो हो गया, यू डोंट हैव टू रिपीट द पैटर्न्स। क्योंकि सोल के पास क्या है ना, दिमाग नहीं होता, उसके पास सिर्फ डिजायर्स होते हैं। तो अब उसका जो भी डिजायर था, जो हुआ नहीं हुआ, वो अटका हुआ है अभी भी, तो वो वही उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो इज इट पॉसिबल शिविका कि हम पहले, ये हमारा सोल पर्पस है क्या ये पहले से ही पता चल सकता है न्यूमरोलॉजी के जरिए? हाँ, आपका सोल पर्पस, आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, वो आपका सबसे एक्यूरेट तरीके से बता सकता है कि आप एग्जैक्टली क्या करने आए हो। और अगर आप वो कर रहे हो तो आपके आसपास की बाकी सारी चीजें लाइन हो जाएंगी। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप उस चीज में बहुत अच्छे हो। बट इफ इट इज नॉट मेंट टू बी, इफ यू आर नॉट मेंट टू डू दिस, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये पॉसिबल है कि अगर लाइक हमें पता चल गया हमारा सोल पर्पस ये है, तो इज इट पॉसिबल कि हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए उसको चेंज भी कर सकते हैं? चेंज एज इन लाइक अगर हमें पता है कि हमारी लाइफ में आगे इस तरह की चीजें होने वाली हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले से इस तरह की चीजें कर लें, या फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए, न्यूमरोलॉजी के जरिए कि कोई उपाय हो जाए तो वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला था कि उनका एक ट्रैवल होना था, तो मैंने उनको बोला था कि आपका ना मुझे एक एक्सीडेंट दिख रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, कुछ रेमेडीज वगैरह करवानी पड़ेंगी, आपका डेफिनेटली एक्सीडेंट दिख रहा है, मार्स बहुत हैवी जा रहा है, एक्सीडेंट हो गई होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है रेमेडीज करने का, एंड आई हैव टू गो। मैंने कहा जिन डेज में आप ट्रैवल कर रहे हो, एग्जैक्टली उन्हीं डेज में आपका एक्सीडेंट दिख रहा है, तो आई एम 110% श्योर कि एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ही वाज लाइक कि कुछ कर सकते हैं ये वो। मैंने कहा आपके पास 1 दिन का टाइम है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा तो आप अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और क्या कहते हैं, अपने वॉच में एक काम करना, टाइम चेंज कर लेना, कल का टाइम कर लेना, अपने फोन में भी, अपने वॉच में भी कल का टाइम कर देना, जो आपका एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम है। मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है, ऑल्दो 2-3 लोगों के संग पहले भी किया हुआ है, बट ये चल जाएगा, ये काफी, इसे आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में हम टाइम लैप्सिंग कहते हैं शायद, या कुछ इस तरीके का इवेंट कहते हैं, कि जब आप इवेंट को पहले ही कर देते हो ताकि एक्चुअल डे पे उसका इफेक्ट ना हो।
और मार्स का काम है आपको हॉस्पिटल तक लाना, आपको ब्लड के अराउंड रखना। मैंने कहा और ब्लड डोनेट भी कर दो, हॉस्पिटल जा ही रहे हो ब्लड डोनेट भी कर दो। तो वो गए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया और वो 1-2 घंटा मस्त अपना वहाँ बैठे हैं। वहाँ पे कैंटीन में उन्होंने बैठ के कुछ खाया पिया है, वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है ये वो। उसके बाद वहाँ से आ गए हैं, उन्होंने अगले दिन अपना ट्रिप किया है और कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ। सो इसे हम ये काफी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह करते हैं। जब भी आपका कोई एक्सीडेंट दिखता है उससे पहले आपको ऑलरेडी एक हॉस्पिटल भिजवा देंगे, डोनेट करवा दो, टल जाएगा। क्योंकि मार्स आया, उसको बस खून चाहिए, आपने खुद ही दे दिया कि भाई ले लो डोनेट करके, तो अब एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, आपने वॉच का जिक्र किया तो वॉल क्लॉक मेरे माइंड में आई। घर में कई बार होता है कि अगर रुक जाती है तो लोग कहते हैं इसको घर में या तो मत लगाओ उसको, या फिर वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो इसके पीछे मिथ क्या है? मिथ नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली क्लॉक्स ना सिर्फ यहाँ का टाइम नहीं बता रहे हैं। ये जितने भी डिमेंशंस हमारे चल रहे हैं ना जो डिमेंशंस हम देख भी नहीं सकते हैं, जो हम जा भी नहीं सकते हैं। कई बार आपके घर में जो स्पिरिट्स होते हैं, हर घर में स्पिरिट्स होते हैं बाय द वे, जो स्पिरिट्स होते हैं वो एक तरीके से आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो बाय डूइंग दिस आप भी उनको मैसेज दे देते हो कि हाँ आपका मैसेज हमको मिल गया है। कि अगर कोई वॉच चलते चलते रुक गई है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सेल से रुकी है, वो खराब ही हो गई है, तो उसको उठा के फेंक दो। दैट्स हाउ यू गिव देम अ मैसेज कि हाँ हमें आपका मैसेज मिल गया है, हमने वो चीज हटा दिया, अब हम नया लेके आ गए हैं। तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी वहां रह रहे हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू शो योर रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप को लेकर, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। तो ये कैसे हमारी मदद करती है हमारे पार्टनर को समझने में? ओके, रिलेशनशिप में ना न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको पता है कि आप जिस इंसान को डेट करने वाले हो उसके ये नंबर है, सिर्फ आप डेट भी ले लो, बाकी नंबर्स तो आप हटा दो, पीछे के जितने भी मूलांक भाग्यांक वगैरह, सिर्फ मूलांक भी ले लो आप, तो भी आप इतना कैलकुलेट कर पाओगे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो पार्टनर है जिसको आप डेट करने जा रहे हो वो पैदा हुआ है 1-10-19 या 28 को, ये जो 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा इंसान लीडरशिप वाला है, डोमिनेशन वाला है, तो इस इंसान को ना प्लानिंग करना, आगे से बढ़ के चीजें करना बहुत पसंद होगा। तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप जा रहे हो तो पहले ही प्रिपेयर रहो कि ये डोमिनेट करेगा, ये लीडरशिप करेगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी 2 नंबर वाले इंसान को डेट कर रहे हो, 2 हुआ, जो भी 2 के कॉम्बिनेशन होते हैं, 11 हुआ, 20 हुआ या 29 हुआ, इन डेट्स को पैदा होने वाले लोगों को आप रेडी रहो इमोशनली संभालने के लिए। क्योंकि जब जब मून साइकिल बदलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पागल हो जाएंगे, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या वो आपको अपने घर का एक एक राज बता देंगे, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। तो आप इस बेसिस पे ना उनको कभी जज मत करना कि यार ये तो खुद ही अपना सारी चीजें बता रहे हैं, ये बस उनका एक ट्रेट है, वो कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उनका ट्रेट है, उसको समझना। आप किसी 3 नंबर वाले इंसान को डेट कर रहे हो, 3 नंबर वाले इंसान के साथ या तो आप उससे ज्यादा ज्ञानी हो जाओ, या फिर आप उसको उसका ज्ञान शो ऑफ करने दो। क्योंकि 3 नंबर वाला इंसान हर बात पे बोलेगा कि अरे इसका तो ऐसे होता है, अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो ऐसे होता है, तो उसको वो चीज करने दो, क्योंकि इसी में उसकी वो इनोसेंस है, या इसी में उसकी वो खुशी है, तो उसको करने दो, इस चीज से कभी इरिटेट मत हो। आप किसी 4 नंबर वाले को डेट कर रहे हो, 4 हुआ, 13 हुआ, 22 हुआ या 31 वाला इंसान हुआ, ऐसा इंसान बहुत पर्टिकुलर होता है अपनी चीजों के लिए, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप उसके साथ रहना शुरू कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि आप कोई भी चीज टस से मस नहीं कर सकते, यू नो, और वो अपना ये वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इस चीज में आपको टोकने से, वो इतने हाइपर हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। और सबसे ज्यादा लॉयल भी आई थिंक यही वाले लोग होते हैं जो 4 नंबर वाले होते हैं, बट उनका ये एक दिक्कत होता है कि वो चिक चिक बहुत ज्यादा कर देते हैं कई बार, तो उनके पार्टनर को बहुत इरिटेशन हो जाता है। तो उनको ये प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली कि हाँ ये करेगा एंड इसको थोड़ा लेट गो कर सकते हैं। 5 नंबर वाले इंसान के साथ हमेशा ट्रैवल करने को रेडी रहो, चेंजेस के लिए रेडी रहो। उसके मूड भी बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं, उसके गोल्स भी बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं, उसका ट्रैवलिंग भी बहुत जल्दी चेंज हो सकता है।
6 नंबर वाले इंसान के साथ, जो भी 6 नंबर की डेट्स पे पैदा हुआ है, उसके साथ हमेशा अमीरियत वाली जिंदगी जीने को रेडी रहो। वो चाहे कितना भी अमीर हो ना हो, बट उसको महंगी जगह खाना है, महंगी जगह बैठना है, महंगी चीजें पहननी है। तो आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत हाई मेंटेनेंस है, लेकिन फिर ऐसे इंसान को आप तभी डेट करो जब आप उसका ये चीज झेल सकते हो। नंबर 7 को अगर आप डेट कर रहे हो, 7 के 16 के या 25 के इंसान को आप डेट कर रहे हो, तो इस इंसान के साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं जानता है। उसको बहुत टाइम लगेगा, उसको बहुत सेफ स्पेस चाहिए। जब तक आप उसके उस सेफ स्पेस में नहीं आ जाते हो, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करेगा। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि यार ये मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता है, कुछ बात ही नहीं करता है, बट वो आपसे बात तब तक नहीं करेगा जब तक वो आपको वो सेफ स्पेस नहीं मानता है। तो उस बेसिस पे आप उसे प्लीज जज मत करना, वो टाइम लेते हैं अपना। 8 नंबर वाले को अगर आप डेट करते हो, 8 नंबर वाले इंसान के साथ आप कभी चोरी चकारी, झूठ वगैरह ये सब नहीं बोल सकते, किसी भी तरीके का चीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको दूसरा मौका नहीं देगा। 6 नंबर वाला आपको दूसरा मौका दे देगा, 3 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, 5 भी दे देगा काफी हद तक। 8 वाला आपको कभी दूसरा मौका नहीं देगा। गलती से भी अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो गए। तो इनके साथ अगर आप हो तो गलती से भी चीट मत करना। 9 नंबर वाले इंसान के साथ अगर आप डेट कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट डे से याद रखना है कि आप उसके साथ बहुत लो टोन में बात करो। पहले दिन से ही रूल बना के रखो रिलेशनशिप का कि ऊंची आवाज में बात ही नहीं करना है, क्योंकि अगर उनका किसी दिन टेम्पर लूज हुआ तो वो गए। और उनको ना कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस में मत रखो। 9 नंबर वाले इंसान की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं सामने वाले अपने पार्टनर से। उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इतनी बेयर मिनिमम रखो कि उसके लिए आप कुछ भी करो तो उसको लगे बहुत हो गया। तो बहुत लिमिट में रखना जरूरी है 9 नंबर वाले को। ओके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स लाइक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ या फिर मैं नंबर की बात करूँ, हम नंबर्स की बात करते हैं, 1-1 है या फिर 2-2 है, 3-3 है, पार्टनर की सेम है नंबर, तो ये क्या कुछ ऐसा होता है क्या कि इनका सोल कनेक्शन है या फिर ये इस तरह का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड इनका है? क्या ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या? सो इसमें ना 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं, मूलांक और भाग्यांक का साथ साथ। अभी आप सिर्फ मूलांक का कह रहे हो कि अगर 1-1 सेम है ना। हाँ. कुछ कॉम्बिनेशंस में बहुत अच्छा जाता है, जैसे 1-1 चल जाएगा, बट उनको थोड़ा ईगो क्लैश करेगा। ओके 2-2 तो बहुत ही अमेजिंग साथ में जाएगा। हाँ. 2 के कोई भी कॉम्बिनेशन है, 2-2 आपस में बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरे दिन बैठ के सुन सकते हैं कि अरे तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारा दिन कैसा गया, पूरे दिन बात कर सकते हैं। 3-3 भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 में ये क्लैश आ जाएगा कि मैं ज्यादा ज्ञानी कि मैं ज्यादा ज्ञानी, वो वाला क्लैश आ जाएगा। 4-4 पागल हो जाएंगे आपस में। अगर 4-4 को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए, इवन 4 को अपने किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं रहना चाहिए, डिवोर्स पक्का होगा ही होगा, अच्छा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, एक्सट्रीम टॉक्सिक जा सकता है, क्योंकि इल्यूजन का नंबर है। एक ने ओवर थिंकिंग करी, दूसरे ने आसमान तक छू लिया उस ओवर थिंकिंग को, वो उसके भी ऊपर निकल गया, तो वो दोनों पागल हो जाएंगे ओवर थिंकिंग कर करके साथ में। 5-5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर दोनों 5 हैं आपस में, वो बहुत खुश रहेंगे। 6-6 भी आपस में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन 6-6 वालों के संग ये दिक्कत रहेगा कि सामने से उनको इतनी अटेंशन मिलेगी रिलेशनशिप की कि उनका चीट करने का जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब क्योंकि उनका अटेंशन बहुत ज्यादा मिलेगी, तो उनको हमेशा डर लगा रहेगा अपने पार्टनर को लेके कि ये चला ना जाए, तो पीसफुल नहीं हो पाएगा। 7-7 का कॉम्बिनेशन काफी हद तक ठीक रहता है, बट उन दोनों का मून बैलेंस होना चाहिए, तो वो खुश रहेंगे। 8-8 का कभी नहीं होना चाहिए, या तो डिवोर्स होगा या तो डेथ होगी। अगर हो गया तो बहुत ही रेयर केस होगा, मतलब मैंने तो पर्सनली आज तक अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा कि किसी 8-8 वाला इंसान कोई खुश हो, कि दोनों पार्टनर्स 8 वाले हों और वो बहुत खुश हों। प्रॉब्लम आएगी, या तो सीधे डेथ होगी दोनों में से किसी की, या तो डिवोर्स होगा, या तो वो इतने गरीब हो जाएंगे और इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कभी नहीं हो पाएगा। 9-9 वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का एग्रेशन, गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि दोनों झुक ही नहीं पाएंगे दूसरे के आगे। बाकी फिर अगर हम दूसरे नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखें कि एक का 1 है और एक का सपोज 19 से 1 बन रहा है, या 10 से 1 बन रहा है, या किसी और कॉम्बिनेशन 28 से 1 बन रहा है, तो फिर उनका फिर बहुत अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। तो आइडियल मैचेस कौन से होते हैं अगर लाइफ पैथ नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए? सबसे बेस्ट होता है 2 और 1, दैट इज किंग एंड क्वीन। तो वो हमेशा अच्छा जाता है, क्योंकि
किंग को वो हमेशा क्वीन किंग को लीड करने देती है कि हाँ जाओ तुम लीड कर लो, और किंग अपनी क्वीन का ध्यान भी रखता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर आपस में बहुत अच्छे बैठते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर भी आपस में काफी हद तक अच्छे बैठ जाते हैं। एंड 5 नंबर भी 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा बैठता है। ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशन है। 7 वाला 2 के संग बहुत अच्छा बैठता है। 4 वाला 1 के साथ बहुत अच्छा बैठता है। 4 वाले को कोई नहीं संभाल सकता, 1 संभाल सकता है। 7 वाले को कोई नहीं संभाल सकता, 2 नंबर वाला संभाल सकता है। तो या रिलेशनशिप में भी इनका बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, अगर लाइक 8-8 वाली तो बॉन्डिंग आपने बताई कि वो मुश्किल चलती है बहुत, या प्रॉब्लम्स रहती है, तो 8 नंबर के साथ फिर कौन सा फिट बैठेगा? 8 के साथ बहुत मुश्किल से कोई फिट बैठता है सबसे पहले तो। अगर 8 नंबर वाले को कोई संभाल सकता है तो वो है 3 नंबर वाला। क्योंकि 8 इज लाइक एक तो इन्फिनिटी का नंबर बन जाता है और वो अपने आप को बहुत क्लोज रखता है। अगर प्योर 8 है तो उस सिनेरियो में 3 जो है वो उसका हाफ हो जाता है। अगर आप 8 को बीच में से काट दो तो वो 3 बन जाता है। तो 3 इज बेसिकली अ चाबी फॉर 8। तो 8 नंबर वाला सिर्फ 3 नंबर वाले के सामने ही खुल के बात कर पाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा सिर्फ। उसके अलावा वो किसी के सामने वो बैठा रहेगा पागलों की तरह, वो बोलेगा ही नहीं, वो सिर्फ 3 नंबर के सामने बोलेगा। तो 3 नंबर के संग चल जाएगा उसका। 5 के साथ भी काफी हद तक चल जाएगा, बट उसके ना लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हर किसी के साथ नहीं चल पाएगा, बहुत ही मुश्किल। 2 नंबर वाला अगर फिर डिपेंड करता है कि उसका दूसरा नंबर कौन सा है, उसके इंटरनली और क्या क्या नंबर्स बन रहे हैं, तो फिर और भी कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं, बट मैक्स 3 और 5 के साथ ही जाता है। बेसिकली अगर हम चीजें देखते हैं तो वो डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। क्योंकि पर्सनल नंबर या साइकिक नंबर देखेंगे तो मुझे लगता है चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, राइट? एक्चुअली हर नंबर का ना अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अब आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, मूलांक आपकी जिंदगी में स्टार्टिंग के 25 साल तक एक्टिवेट होता है, उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो जब आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो या आप अपनी जिंदगी में ये जो सारी चीजें कर रहे हो, इनिशियल में अपनी पढ़ाई चूज कर रहे हो, कॉलेज चूज कर रहे हो, वहां पे वो काम करता है। पर्सनल नंबर, नॉट पर्सनल, जो डेट वाला नंबर है, जिस तारीख को आप पैदा हुए, विच इज मूलांक। ठीक है। भाग्यांक हो जाता है पूरी डीओबी को ऐड करके जो नंबर बनता है, दैट इज भाग्यांक। भाग्यांक आपका 25 के बाद एक्टिवेट होता है। असर उसका होता है, बट तब डोमिनेशन में मूलांक होता है। 25 के बाद या 26 के बाद, किसी किसी का 30 में होता है, किसी किसी का 22 में ही हो जाता है, वो देखना पड़ता है कब एक्टिवेट हुआ है। तो एक्टिवेशन होने के बाद फिर उसका भाग्यांक ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो अब उसकी लाइफ के सारे डिसीजंस उस नंबर के हिसाब से चलेंगे। अगर ये पॉसिबल है कि आप बता पाए कि कैसे, मतलब आपको पता चलता है कि लाइक डेस्टिनी नंबर जो अभी आपने बात की 25 साल तक रहते हैं, उसके बाद जो पर्सनल नंबर टोटल डीओबी आपने बताया, वो कैसे एक्टिवेट होता है? ये पता कैसे चलता है? मतलब पता ऐसे चलता है कि सपोज कोई इंसान पैदा हुआ है 3 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 25 साल तक 3 चलेगा, मतलब कि उसको 25 साल की उम्र तक ना बहुत शौक होगा लैम्पलाइट में रहने का, ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का, बात करने का, लोगों से मिलने का। एकदम से उसकी लाइफ में एक जोन आएगा। अगर उसका जो भाग्यांक है, जो उसका भाग्यांक का जो नंबर है, सपोज उसका नंबर है 7 सपोज, तो 25 होते ही उसका ऑटोमेटिकली लोगों में बैठना बंद हो जाएगा, उसका मन नहीं करेगा लोगों में बैठने का। दीज आर द साइंस कि अब उसका वो नंबर एक्टिवेट होने लग गया। वो 24 से ही शुरू हो जाएगा, और 24 से सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी कि जैसे उसकी दोस्तों में लड़ाइयां होने लगेंगी, उसका ऑफिस में लड़ाइयां होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि साथ क्या चाहता है कि अकेले बैठो। अब अकेला इंसान कोई भी बाई चॉइस तो जाके नहीं बैठेगा। 3 नंबर वाला इंसान जिसको इतना शौक है लोगों में बैठने का, वो कभी भी जाके कोने में अकेले नहीं बैठेगा भाई, उसकी तो जान ही निकल जाएगी अकेले में बैठने में। तो 7 नंबर की एनर्जी क्योंकि एक्टिवेट हो चुकी है, अब उसकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। लड़ाइयां होंगी तो उसको अकेले बैठना ही पड़ेगा, या तो वो अपना लेवल गिरा लेगा कि वो फिर किसी के भी साथ बैठा है। अब वहां उसका फिर वो चीज खराब होना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ में लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर पूछेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि तुम बस अकेले बैठो, 7 नंबर है तो अकेले बैठो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अकेले बैठना शुरू करेगा, वो एक अलोन जोन में जाएगा जहां उसको लोनलीनेस फील करना अलाउड नहीं है। अलोन एंड लोनलीनेस 2 डिफरेंट हो जाते हैं, राइट? तो अलोन रहना है लेकिन लोनलीनेस फील नहीं कर सकते, ये उसका सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। अगर उसने ये कर लिया, द मोमेंट उसने अकेले में खुश रहना सीख लिया, अपने साथ खुश रहना सीख लिया, वहां से उसकी लाइफ का सक्सेस शुरू हो जाएगा। फिर वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहा होगा, करियर में जो भी कर रहा होगा, वो हो जाएगा। फिर एक पॉइंट पे जाके अगर उसको एक इच्छा है कि यार मुझे लोग तो अभी भी चाहिए, तो कुछ सालों बाद एक जो भी उसका रीडर होगा वो इन दोनों नंबर्स को थोड़ा बैलेंस कर देगा कि अब 3 की भी एनर्जी मिलेगी, तुम बैठोगे लोगों के संग, लेकिन 7 जो तुम्हें सिखाने आया था वो तुमने सीख लिया है,
तो अब तुमको ये याद रखना है कि अकेले रहने का क्या सिग्निफिकेंस है और लोगों के संग रहने का क्या सिग्निफिकेंस है और उसको बैलेंस कैसे करना है। तो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट की जाती है जब एक नंबर एक्टिवेट होना शुरू करता है, वो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है, हमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप करना चाहते हो क्योंकि आप उसको झेल नहीं पा रहे हो या संभाल नहीं पा रहे हो तो आप करवा भी सकते हो एक्टिवेट विद रेमेडीज, कलर थेरेपी, बहुत सारी चीजों से आप कर सकते हो। ओके, तो मतलब एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर हुआ कि 25 तक तो मुझे उस पर बिलीव करना है जो मेरी डेट है, राइट? तो उसके बाद हम चेंज करें उसको, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो फिर मैं जो टोटल हो रहा है हमारा लाइक पर्सनल नंबर की मैं बात करूँ तो फिर क्या मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए? सी अफेक्ट तो सारी नंबर्स करेंगे, बस डोमिनेंस चेंज हो जाएगा। अभी डोमिनेट 3 कर रहा था कि आपको लोगों में बिठा ही रहा है, लोगों से बहुत अच्छा कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग गायब हो गए अचानक से, वो लोग आज भी हैं, बस 7 ने डोमिनेशन थोड़ा ले लिया। ओके, अब 7 को चाहिए कि नहीं थोड़ी देर अकेले बैठो, थोड़ी देर अकेले बैठो उसके बाद जाओ, तो बस डोमिनेशन की बात है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि न्यूमरोलॉजी के जरिए हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझ सकते हैं या फिर उसको हील भी किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा देखना पड़ता है कि कार्मिक है, पास्ट लाइफ से आ रहा है नहीं, क्योंकि अगर टॉक्सिक है तो कार्मिक ही होगा। एज ह्यूमन हम कोई नहीं चाहता कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें, कोई नहीं चाहता कि इन चीजों में अटकें, तो ये आपका पास्ट लाइफ से ही आता है। तो न्यूमरोलॉजी से पहले नंबर्स देख लिए जाते हैं कि अगर आपके राहु केतु वाले नंबर्स हैं, 4 और 8 वाले नंबर्स हैं या 8 और 1 वाले नंबर्स हैं, ये समझ में आता है ये पास्ट लाइफ से अपना कार्मा लेके, कार्मिक अपने एक्शंस डेप्स लेके आए हैं। फिर पास्ट लाइफ में जाके उसको हील किया जाता है, समझा जाता है, फिर यहाँ पे आके कॉर्ड कटिंग की जाती है, जो कैंडल हीलिंग में होती है। कॉर्ड कटिंग्स होती हैं कि तुम दोनों ने एक दूसरे के संग जो भी किया है पास्ट में, भाई एक दूसरे को माफ करो और रिलीज करो, क्योंकि ये साइकिल कभी ऐसे खत्म ही नहीं हो पाएगी। तुम बदले पे बदले ही लिए जा रहे हो, तो ये कभी नहीं खत्म हो पाएगा। लेकिन फिर भी कार्मिक रिलेशनशिप्स को आप समझ के रिलीज कर सकते हो, लेकिन उनका टाइम शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर उनके में लिखा है कि उनको 1-1.5 साल रहना है, एक दूसरे को अब्यूज करना है, परेशान करना है, वो रहेंगे ही रहेंगे। एक 8 साल का रिलेशनशिप आया था मेरे पास, एंड शी इज वन ऑफ द सेलेब। उसने कहा था कि मुझे शादी करनी है 8 साल में, मुझे बस इसका डेट बता दो कि हम शादी कब करें। तो मैंने उसको बोला कि आपकी शादी नहीं होगी इससे, क्योंकि ये कार्मिक है, ये नहीं होगी शादी, जैसे इसका टाइम खत्म होगा ये चला जाएगा। एंड शी गॉट वेरी ऑफेंडेड कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम 8 साल से ज्यादा ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ये वो। तो वो चली गई। मैंने कहा ओके मत मानो। फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस आई, उन्होंने बताया कि उनका जो पार्टनर था वो पता नहीं कहीं गया और उसने कहीं और शादी कर ली, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे, वो बस चला गया और कहीं और शादी कर ली और बोला कि मुंबई से चलो, अब मुंबई नहीं रहना है। शी वाज लाइक कि मुंबई में मेरा काम है, मैं मुंबई छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। एंड ही पता नहीं उसको क्या हुआ, बस चला गया। एंड शी वाज डेवास्टेटेड कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। तो मैंने कहा क्योंकि वो कार्मिक था। देन शी केम बैक, बात हुई दोबारा से, एंड आई टोल्ड हर कि क्योंकि कार्मिक था, होना ही था। कार्मिक का काम ही ये होता है कि आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जहां पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रिश्ता कभी खत्म हो सकता है, और वहां आगे को ट्रश करके एकदम खत्म कर देगा। अगर आप उस टाइम पे एटलीस्ट, मैं मानती हूँ कि चेंज नहीं कर सकते उस चीज को, बट अगर आप उस एक्सेप्टेंस वाले जोन में भी आ जाते कि हो सकता है, तो उतना दर्द नहीं होता जितना अभी हो रहा है। शी ऑलमोस्ट गॉट इनटू डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। फिर जैसे जैसे वो ठीक हुई, क्योंकि ऑब्वियसली 8 साल का रिलेशनशिप है, एंड शी वाज अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन जिसने इतना कुछ झेला है, इतना कुछ अकेले किया है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं। न्यूमरोलॉजी और टैरो के कॉम्बिनेशन से। अच्छा, दोनों के जरिए। क्योंकि नंबर्स से तो आप फिर भी बस पैदा हुए हो, अभी क्या एनर्जी चल रहा है वो टैरो बताता है। अगर क्या पता आपने, अब मुझे नहीं पता ना कि आप कितने स्पिरिचुअल हो या कितने धार्मिक हो, आप कितनी अपनी एनर्जी चेंज करके आए हो। नंबर्स तो वो है जिसके साथ आप पैदा हुए, वो आपका ब्लूप्रिंट हो गया जिंदगी का आगे तक का। बट अगर आप कितना कुछ चेंज कर चुके हो, मुझे कैसे पता, मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, राइट? तो उसके लिए मुझे आपका टैरो से एनर्जी चेक करना पड़ेगा कि एनर्जेटिकली अभी आप किस पोजिशन पे हो। उस बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि कौन सा नंबर कितना एक्टिवेट है, नहीं है। किसी के चार्ट में, लड़कियों के चार्ट में अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कोई 1999 में पैदा हुआ है या उनके 9 सितंबर 1999 में पैदा, उसके कितने 9 हो गए, ऐसी लड़कियों को कंसीविंग में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उनका मार्स इतना हाई हो चुका है, उनका कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगा, उनको रिलेशनशिप में दिक्कत आएगा ही आएगा। अब वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आएगा, और यहाँ से अब उसे चेंज करना है।
वो अपना मैस्कुलिन से फेमिनिन एनर्जी पे आ जाए, वो अपना फेमिनिन एनर्जी इतना इंक्रीज कर दे कि मैस्कुलिन का असर कम हो जाए, तो हो गया ना चेंज। टेक्निकली तो तुम अपने फ्यूचर में लिखवा के लाए थे कि तुमको कंसीविंग इशू होगा, ये होगा, वो होगा, हो तो गया चेंज। फेमिनिन बढ़ा दो अपना जितना बढ़ा सकते हो, बैलेंस कर लिया तुमने, सब बदल गया। ओके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो अगर हम काउंट करके देखते हैं ठीक है अलग अलग लाइक जो भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार होता है कि जो नंबर रिपीट होते हैं, लाइक मैं 11 की बात करूं, लाइक मैं 22 की बात करूं, तो क्या ये कोई स्पेसिफिक सिग्नल देता है क्या इस टाइप के नंबर्स? इन नंबर्स को हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को 1 से लेके 9 के बीच में लाया जाता है, मतलब उसको तब तक कैलकुलेट किया जाता है जब तक वो 1 से 9 के बीच में ना आ जाए। सिर्फ 11, 22 और 33 को हम टच नहीं करते, वो मास्टर नंबर्स होते हैं। 11 नंबर इज द नंबर ऑफ, टैरो में हम इसे जस्टिस का नंबर कहते हैं। तो 11 नंबर में डबल सूर्य आ जाता है, बहुत पावरफुल एनर्जी बन जाता है, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली इंट्यूटिव, एक्सट्रीमली पावरफुल नंबर हो जाता है 11। अगर किसी के पास 11 है तो वो मतलब वो कुछ भी देख सकता है, उसमें जितनी भी जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं वो बहुत जल्दी सीख सकता है, बहुत जल्दी अटेन कर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में स्ट्रगल भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मास्टर नंबर है, कुछ सोच समझ के आया है, मास्टर नंबर लेके आया है। अगर डेस्टिनी में मास्टर नंबर है तो मूलांक में अगर मास्टर नंबर है 11 या 22 ही हो सकते हैं, तो अगर 11 मूलांक में है, 11 तारीख को आप पैदा हुए हो, इतना नेगेटिव नहीं करेगा पर इतनी पावर भी नहीं देगा। लेकिन अगर डेस्टिनी में 11 आ गया तो प्रॉब्लम भी बहुत देगा लेकिन पावर भी बहुत देगा और फेम बहुत देगा। ऐसे इंसान में कैपेसिटी है फेम तक पहुंचने की, बहुत कुछ अपने फील्ड में कर जाने की, वो कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। 22 नंबर को हम मोस्टली राहु का नंबर हो गया क्योंकि 2 and 2, इसे हम द बिल्डर कहते हैं। बिल्डर एज एन जितने भी बड़े बड़े रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन में आपको कोई मिलेगा, आर्किटेक्चर में आपको कोई मिलेगा, नंबर 22 का ही मिलेगा, या तो उसका डेस्टिनी 22 होगा या तो उसका मूलांक 22 होगा। 33 जो होता है वो मास्टर हीलर हो जाता है। 33 वाले इंसान के पास ना जाके बस आप बैठ जाओ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी है, आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी, चाहे वो इंसान आपको पसंद ना हो, आपको उसकी शक्ल देख गुस्सा आता हो कि मैं इसको मार दूं, बट आप उसके पास बस जाके बैठ जाओ, उसमें एक अजीब सी हीलिंग क्वालिटी होगी जो बस एकदम काम डाउन कर देगी आपका कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम। तो ये नंबर्स बहुत अपने पावर्स के साथ आते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग स्ट्रगल्स होती हैं जो सिर्फ इनको ही पता होती हैं। 22 वाले को इल्यूजन की बहुत स्ट्रगल होती है, इमोशंस की बहुत स्ट्रगल होती है। 33 वाले को पैसे की बहुत स्ट्रगल होती है, उसको बहुत कम उम्र से 11, 22 और 33 तीनों को ही बहुत कम उम्र से चीजें स्टार्ट करनी पड़ती है। और लोगों को देख के लगता है कि अरे ये तो मास्टर नंबर है, इनको तो सब कुछ मिल गया, इनके पास तो ये पावर है वो पावर है, बट किसी को नहीं पता कि उनका इंटरनल स्ट्रगल कितना चलता है। कभी कोई नहीं बोलता कि 22 कार्मिक नंबर है या 22 का कुछ ऐसा है। 22 ने जितना झेला है सिर्फ 22 को ही पता है। वो 2 मून्स लेके बैठा है, राहु लेके बैठा है, उसके दिमाग का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हाल हो रहा होगा उसके दिमाग के अंदर। एक्सट्रीम इमोशंस। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज होंगी जिनके रिलेशन में आपने हेल्प किया है, कि किसी का ब्रेकअप होने वाला हो या फिर न्यूमरोलॉजी से आपने उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाया हो? हुआ कभी ऐसा आपके साथ कोई केस स्टडी ऐसा रहा? हाँ, एक्चुअली देयर वाज दिस क्लाइंट, तो शी वाज इन अ रिलेशनशिप ऑफ 3 years। तो वो ऑलरेडी किसी रीडर से प्रेडिक्शन लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि किसी रीडर ने प्रेडिक्ट किया था कि आप लोग का ब्रेकअप हो जाएगा इस ईयर तक, आपका इतना ही टाइम लिखा हुआ है तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। एंड वो शी वाज क्राइंग एंड सॉबिंग एंड शी केम, उसकी किसी फ्रेंड ने रेफर किया, तो शी सेड कि ऐसा प्रेडिक्शन है, कैन यू चेंज इट? मैंने कहा आई कांट चेंज इट बट आई कैन एटलीस्ट ट्राई। मैंने कहा आई हैव टू सी कि पास्ट लाइफ से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या हिस्ट्री है। तो उनका सिनेरियो में, उनके केस में ये था कि उस इंसान को इनको कुछ सिखाना था, एक पर्टिकुलर चीज थी कि शी नीड्स टू लर्न दिस, इसीलिए आपका ब्रेकअप होगा, इस सिनेरियो में आपका ब्रेकअप होगा। मैंने कहा देखो ब्रेकअप तो होगा ठीक है, बट उसका एक साइकिल है कि अगर आप वो चीज पहले ही सीख गए जो वो सिखाना चाह रहा है, तो ब्रेकअप तो तब भी होगा लेकिन आप बाद में पैचअप कर पाओगे, पैचअप की उम्मीद रहेगी। अगर आपने ब्रेकअप करते टाइम कोई बदतमीजी नहीं करी, चीजों को खराब नहीं किया,
और सब्र किया, एनर्जीज को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, कर लेंगे रेमेडीज से, बट सिर्फ इस सिनेरियो में कि उस इंसान को भी आप चाहिए, इसलिए नहीं कि बस महबूब कदमों में वाली चीज नहीं कि बस एक्स वापस चाहिए, उस इंसान को भी आप चाहिए। अगर आप दोनों इस चीज पर अग्री करते हो तो जो चीज होने वाली है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर उसने भी अग्री किया, तो फिर उनके कलर थेरेपीज भी हुए, उनका ब्रेकअप हुआ। मैंने कहा 3 महीने तक आप साथ मत रहना, आप अपना हील करो, उनको अपना हील करने दो, और इस सिनेरियो में भी रहो कि हो सकता है कि वो इंसान लौट के ना आए। बिकॉज अगेन वही वाली बात है ना कि लव इज अ साइकिल ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। इफ यू कैन अटैच योरसेल्फ टू समबडी एंड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सेम पर्सन, तब कहीं जाके आपको प्यार हुआ है। यू कांट जस्ट होल्ड ऑन टू इट। तो उस सिनेरियो में हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर नहीं हुआ इनका तो दिक्कत हो जाएगी, बट आई थॉट कि ठीक है, इनकी किस्मत अगर होगा तो हो जाएगा, बट उनका हो गया एंड दे रिसेंटली गॉट मैरिड, so they're very happily married. तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों के आउटकम्स अलग अलग होते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा इतना कोई डिफरेंस नहीं आता अरेंज मैरिज या लव मैरिज का। वो डिपेंड करता है कि आप अपने पास से क्या डिसाइड करके आए हो कि आपको क्या ही करना है, तो इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपल्स होते हैं ना कि वो 10-10 साल से लिव इन में रह रहे हैं, टेक्निकली वो शादी में ही रह रहे हैं, they're already living like a married couple, but the moment they get married तो उनका डिवोर्स हो जाता है। तो वहां पे ये दिक्कत होती है कि जब तक वो साथ रह रहे थे कोई इशू नहीं था, पर जब आपने शादी कर ली है, अब आपने यूनिवर्स में एक मैसेज भेज दिया है कि अब आपके जो प्लैनेट्स हैं दोनों साथ में कोलाइड कर सकते हैं। अब आपके वो प्लैनेट्स कोलाइड नहीं हो रहे हैं, या वो सही नहीं थे, या वो होने नहीं थे। तो कई बार ऐसे केसेस में मेरे पास काफी ऐसे कपल्स आए हैं जिनको मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप लिव इन में रहना चाहते हो तो रहो, बट शादी मत करना। जब तक लिव इन में रहोगे बहुत खुश रहोगे, और वो खुश हैं। आई थिंक मेरे 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज पर अग्री किया है, और वो लोगों ने डिसाइड किया हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने फैमिलीज को भी बता दिया है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं, वरना हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी फैमिली भी अप्रूव है, अग्री है इस चीज से कि ठीक है फिर मत करो, बस जस्ट स्टे हैप्पी, दे आर हैप्पी। इज इट पॉसिबल कि अब पेरेंट्स पे आते हैं, बच्चों पर आते हैं, क्या पेरेंट्स ऐसा न्यूमरोलॉजी के जरिए समझ सकते हैं कि उनके बच्चों की वीकनेस क्या है या फिर स्ट्रेंथ क्या है? इज इट पॉसिबल? या डेफिनेटली, आई थिंक न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा पेरेंट्स के हाथ में ही होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे डिजाइन कर रहे हैं बचपन से। अगर आपको बचपन से पता है कि आपके बच्चे में ये नंबर्स हैं, आपने बचपन से ही दिखा लिया अपने एक रीडर से कि इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, तो आप उसी हिसाब से उसको डिजाइन करो। आपके बच्चे का अगर 5 है, सपोज 5 नंबर उसका अच्छा खासा है, लेकिन वो बचपन से अभी इतना नहीं बोल रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्रोवोक करो बोलने पे, उसको कम्युनिकेशन के क्लासेस दिलवाओ, उसको स्पीकिंग के जितने भी एरियाज हो सकते हैं, डिबेट हुआ, इन सारी चीजों में डालो। आप ही उसको बचपन से तैयार करोगे आगे तक के लिए। अगर आपका बच्चा 7 तारीख को है, कई बार लोगों को मैंने मिथ सुना है कि भाई पंडित ने बोल दिया है कि इसका तो 7 बहुत ज्यादा है, इसके में 7 बहुत आते हैं, इसका तो डिवोर्स होगा बड़े होके। जैसे हमारी करिश्मा कपूर के हुए, उनके बहुत सारे 7 आते हैं शुगर में, तो उनका तो डिवोर्स ही होगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता। 7 का अगेन केतु का मतलब है कि उसे तुम्हें अकेला रखना है, और अकेला क्यों रखना है? ताकि तुम इंट्रोस्पेक्ट कर सको। तो अब अगर तुम बच्चे को बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी सिखा देते हो, अपने इमोशंस पे काम करना सिखा देते हो, योगा करना सिखा देते हो, ब्रेथ वर्क करना सिखा देते हो, और भी बहुत सारी चीजें सिखा देते हो, तो उसको बड़े होके चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। कई बार तो पेरेंट्स की कर्मा की वजह से बच्चे का फ्यूचर चेंज हो जाता है। एक बच्चा था, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा खासा देखा है, सब कुछ है। एक तो बच्चों की एनर्जीज इतनी जल्दी फ्लिप होती है, इतनी जल्दी चेंज होती है, क्योंकि उनकी जो जिंदगी बन रही है ना, वो अपने माँ बाप के कर्मास की वजह से बन रही है। तो वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होती है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। बच्चों का फ्यूचर प्रेडिक्शन इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज अभी बन रही हैं, टाइम लगेगा अभी उस चीज को बनने में। तो एक बच्चा था, उसके बहुत अच्छे नंबर्स हैं, सब कुछ है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये वो फलाना ढिमकाना, और कुछ दिन बाद उसका स्कूल वगैरह आना बंद हो गया था। ये एक्चुअली मेरी जो मैम है, गुरु है मेरी, डॉक्टर देवी चौहान, उनका एक केस स्टडी था।
तो वो बच्चा स्कूल आना बंद हो गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स का पता करवाया गया, तो उसकी मदर बाहर काम पर जाती थी और उनके जो फादर थे वो पीछे से किसी को लाते थे। वो बच्चा वही देखता था, उसी के सामने सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसका खाना डिस्टर्ब हो गया। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो बच्चे का साइकिल चक्र ब्लास्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसका वो हो गया, वो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर रहा है, उसका ग्राफ एकदम डाउन हो गया। और अब उस बच्चे की जो किस्मत है, जो नंबर्स लेके आए वो तो अलग हो गए, अब जो किस्मत क्रिएट हो गई उसके माँ बाप के कर्मास की वजह से, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे पे, वो अलग ही चल रही है। इसीलिए एक ही तारीख को हजारों बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। सबसे पहले देखा जाता है कि वो किस घर से आए हैं, उनका घर कहाँ है। उनके घर में अगर एक बच्चा सेम नंबर्स का है, एक ही डेट पे दोनों पैदा हुए हैं, एक पैदा हुआ है एकदम धार्मिक घर में, तो उसकी एनर्जीज को अलग तरीके से नर्चर किया जा रहा है। एक बच्चा बेचारा रोड पे पैदा हुआ है या ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ सब खुले में अपना नशेबाजी कर रहे हैं, कोई बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी पार्टीज में लगे हुए हैं, तो उसके वो नंबर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं ना। नंबर्स के ज्यादा पैदा तो हो गए, बट एक्टिवेट कौन करेगा? माँ बाप, आपके सराउंडिंग। तब कहीं जाके आप उस लायक बनते हो कि अब आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हो। तो माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है एक बच्चे के नंबर्स को एक्टिवेट करने में या उसकी पूरी जिंदगी बनाने में। तो ये चीज सेम बच्चों के साथ भी होती होगी ना, राइट? अगर लाइक घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो पेरेंट्स की लाइफ पर भी तो इम्पैक्ट डाल सकता है ना, अगर उसका कोई कार्मिक डेब्ट्स अगर इस तरह से है। डेफिनेटली 2, 3, 4 और इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस तारीख पे पैदा होने वाली लड़कियां अपनी माँ के कर्मास अपने ऊपर ले लेती हैं, आधे कर्मास। ओके। जैसी वो पैदा होती हैं, उनकी माँ के जितने भी इस जिंदगी के बुरे 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 कर्म रहे हैं, क्योंकि वो इतनी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुई हैं कि वो झेल सकती हैं, तो वो बाय चॉइस वो अपने ऊपर ले लेती हैं ताकि उनकी मदर को वो सफरिंग ना करनी पड़े। अगर सिबलिंग्स के नंबर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? रेमेडीज करवानी चाहिए, कलर थेरेपी से, या दिखवा लेना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये पास्ट से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि पास्ट में जब भी हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हम दो लोगों का बीच में ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सोल अपने आप बीच में डिसाइड करके आते हैं कि फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइफ में हम सिबलिंग्स बन के आएंगे। क्योंकि अब सिबलिंग्स बन गए या अब फैमिली में आ गए, तो अब एक दूसरे को खत्म तो नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते, लेकिन गुस्सा भी सारा निकालना है। तो ऐसे सिनेरियो में चेक करना पड़ता है कि पास्ट लाइफ से ये दुश्मन तो नहीं है। अगर हैं तो फिर पास्ट लाइफ में जाके सुलह करवानी पड़ती है, फिर यहाँ पे आके रिलीज करवाना पड़ता है। अगर यहीं पे से कोई इशू बना है तो सिर्फ नंबर्स की वजह से कुछ इशू है तो फिर वो रेमेडीज के थ्रू चेंज किया जाता है। अच्छा, ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर हमारा रिलेशन है या हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन है तो उस पर भी इम्पैक्ट डालता है? और अगर है ऐसा तो वो कैसा इम्पैक्ट होता है, मतलब किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है पेरेंट्स के साथ अगर हमारा रिलेशन या हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर हमारा रिलेशन है जिस तरह से, तो ये कैसे इम्पैक्टफुल है? मैं आपको पास्ट लाइफ का ना एक छोटा सा केस स्टडी बताती हूँ। देयर वाज दिस मदर जिनकी 3 बच्चे थे, उसमें से एक बेटी थी जो उनसे ना बहुत ओवरली ऑब्सेस्ड थी कि अगर वो 2 मिनट के लिए भी बाहर सब्जी लेने जा रही है तो वो रो रो के पागल हो जाएगी। वो 4 साल की हो गई थी, वो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो अपनी मदर के बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने डॉक्टर को दिखा लिया, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लिया, सब हर जगह से चेक करवा लिया, उनको इशू ही नहीं समझ में आया। फिर उनके किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि आप एक बार किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट को दिखाइए, चेक करवाइए कि इनका आपसे क्या रिलेशन है या क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो मदर थी उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया। जब उनको पास्ट लाइफ में ले जाके गए तो पता चला कि जो मदर है शी वॉज अ मेल एंड द मेल वॉज मैरिड टू अ वुमेन। जो वुमेन थी वो ये बच्ची थी। ओके, सो दे वर हस्बैंड एंड वाइफ इन द पास्ट लाइफ। तो जो वाइफ थी, जो बच्ची थी पास्ट लाइफ में, वो बहुत चिक 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 करती थी, वो बहुत इरिटेट करती थी हस्बैंड को ना। तो हस्बैंड अपना गांव से छोड़ के अपना कमाने धमाने के लिए शहर चला गया, वहां से वो पैसे वैसे भेजता रहता था, लेकिन वो आता नहीं था, सालों सालों हो जाते थे, 3 साल में एक बार आ गया, 4 साल में एक बार आ गया, ऐसे करके। तो वो इंतजार में बैठी रहती थी, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कुछ टाइम बाद वो जो हस्बैंड गया था शहर, उसको कोई और लड़की मिल गई, उसने वहां शादी कर ली और वो कभी पलट के गया ही नहीं और पैसे भेजने भी बंद कर दिए। वहां पे वो जो थी वो पागल हो गई, वो इसी इंतजार में मर गई कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 हस्बैंड वाइफ थे जो उसने नई शादी करी थी, इन दोनों को भी मरते हुए गिल्ट हुआ कि यार हमें एटलीस्ट उसे बता देना चाहिए था
कि यू नो पूरी जिंदगी हमारी, क्योंकि खबर आई होगी कभी कि उसकी डेथ हो गई है, तो उनको भी गिल्ट हो गई, वो इंतजार में मरी, तो तीनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा मरते वक्त। तो ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो इस जिंदगी में हस्बैंड वाइफ बने हैं, जो मेल था वो फीमेल हो गया, जो फीमेल था वो मेल हो गया, और वो अब उसी औरत के पेरेंट्स बन गए हैं। उनका जो कर्मा था वापस आने का और उसको वो प्यार देने का जो वो डिजर्व करती थी, और उसकी जो जिद थी कि मुझे वो वापस चाहिए वापस चाहिए वापस चाहिए, वो हो गई। तो वो तुम्हारी बेटी है, अब तो वो कहीं नहीं जा सकते, उनको भी वो सारा कार्मिक डेट वापस चुकाना ही पड़ेगा। तो उस बच्ची का अभी तक किया नहीं है, क्योंकि वैसे उम्मीद है कि बच्चों को क्या होता है 7 से 8 साल के बाद अगर उनको पास्ट लाइफ का कुछ मेमोरी होता भी है तो वो भूल जाते हैं मुश्किल से 7-8 साल के बाद। तो अभी लास्ट आई थिंक जब वो मिले तो वो 6 साल की है, तो अभी 1-2 साल और वेट कर रहे हैं, अभी तक वो स्कूल नहीं गई है। वो अभी भी अपनी मम्मी से 1 सेकेंड दूर नहीं रह सकती वो। और रोना तो बहुत छोटी चीज है, वो अपना सर मारने लगती है, वो अपना हाथ काटने लगती है, वो पागल हो जाती है लिटरली कि मैं 1 सेकेंड इस इंसान को अपने आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दे सकती। तो हर वो इंसान जो आपके आसपास है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये सब आपके पास्ट लाइफ के ही लोग हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रहा है, आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप पास में जाओगे आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये इंसान ये था और आज वो मेरा ये है। शिविका, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है कि हमें ये पता चले कि हम पास्ट लाइफ में कोई प्रिंस या फिर प्रिंसेस इस टाइप से कुछ रहा है, ऐसे कि ऐसी हमारी एकदम जर्नी रही है वो? ओके, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बट एक अंदाजा लग सकता है कि अगर मोस्टली जो 1 नंबर पे पैदा हुए वाले लोग होते हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये पास्ट लाइफ में किंग थे, लेकिन इनकी इच्छा जरूर थी कि ये किंग बने, या ये किंग की कुर्सी पे या गद्दी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। तो ये वापस से वो नंबर्स लेके आते हैं तब तक जब तक इनके अंदर वो जो चुल है किंग बनने की वो खत्म नहीं हो जाती या पूरी नहीं हो जाती। तो या क्वीन का भी नंबर 2 चलता है। टीचर्स का जो पास्ट लाइफ में टीचर्स रहे हैं वो इस लाइफ में भी नंबर 3 का एनर्जी कैरी करते हैं, दे लव टीचिंग। तो या सबका ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, बट इसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही पता चलता है। ओके, जो स्टोन्स कुछ लोग पहनते हैं या फिर कलर्स की अभी हम डिस्कशन कर भी रहे थे, तो इसके रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हमारी जो पास्ट